भारत में ग्रामीण विकास की नीतियाँ। गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में ग्रामीण विकास की नीतियाँ। सबसे पहले है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। आज़ादी के बाद जब पहली योजना आयोग का संचालन किया जा रहा था, तब उसके प्राथमिक सूची में ग्रामीण विकास था। क्यों था? क्योंकि 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की 82% आबादी लगभग कैसी थी? ग्रामीण थी। तो यह बात स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि जो भी नीतियाँ बनी होंगी उस समय काल में मुख्य जोर कहाँ रहा होगा? तो ग्रामीण विकास पर रहा होगा। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर योजना का संचालन करने के लिए एक अनुभव की आवश्यकता होती है। आज भी कोई भी योजना संपूर्ण क्षेत्र में लागू करने से पूर्व, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एक पायलट प्रोजेक्ट चलाती है। कुछ जिलों का चुनाव करती है, वहाँ उस स्कीम को लागू करती है। उस स्कीम को जब लागू करती है तो कुछ पॉजिटिव मिलते हैं, कुछ निगेटिव मिलते हैं। कैसे मिलेंगे? विश्लेषण करके। तो फिर उस पॉजिटिव को आगे बढ़ाकर और उस नकारात्मकता को दूर करके उसको संपूर्ण क्षेत्र में लागू किया जाता है। तो इस योजना को भी लागू करने से पूर्व कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट चलाए गए थे देश भर में, और उनके अनुभव से ही इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। तो आइए कुछ प्रोजेक्ट्स को हम लोग देखते हैं जो इससे पहले शुरू किए गए थे। तो सबसे पहला है श्री निकेतन प्रोजेक्ट। श्री निकेतन परियोजना, परियोजना का अंग्रेजी है प्रोजेक्ट। ये चला था 1921 में और इसके सूत्रधार थे रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने कलकत्ता में एक आश्रम खोला और उस आश्रम में वे ग्रामीण गरीबों को शिक्षा और प्रशिक्षण का दायित्व निभाते थे, उनको प्रशिक्षित करने का कार्य करते थे। उस समय जो भी ग्रामीण भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग संचालित थे, उस विधा में वहाँ पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। इसके बाद श्री निकेतन परियोजना के बाद 1922 में मार्तंड परियोजना एक शुरू किया गया था केरल में। ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट थे जो स्पेसिफिक जगहों पर शुरू किए गए थे। मार्तंडम एक जगह है, कहाँ? तो केरल में। ये शुरू किया गया था 1922 में और इसके सूत्रधार थे स्पेंसर हैच महोदय। अभी नाम है तो कोई हिंदी अनुवाद तो होगा नहीं, लिखूंगा तो देवनागरी में ही स्पेंसर लिखूंगा। बोलो, वो तो आप खुद लिख सकते हैं ऐसा करके, समझ रहे हैं? तो इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे, फिर भी ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार हैं। कहाँ है मार्तंडम जगह और या फिर उसका ईयर कौन सा है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके बाद जो हम लोग का इम्पोर्टेंट है वो है राजसी आयोग। राजसी आयोग को अंग्रेजी में कहते हैं रॉयल कमीशन। जब लिन लिथिगो भारत के गवर्नर जनरल थे तब इस कमीशन का गठन किया गया था। आमतौर पे भारत में समय समय पर कृषि आयोग गठित किए जाते हैं। यह परंपरा अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही है। जैसे स्वामीनाथन कमेटी, स्वामीनाथन आयोग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, और उन्हीं के द्वारा आज जो MSP आप जो देखते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उन्हीं की अनुशंसा पर था। और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसमें भी बड़ा योगदान हमारे देश के
संक्षेप में कहूँ तो हमारे देश के सबसे बड़े कृषि वैज्ञानिक हैं स्वामीनाथन। तो ये जो रॉयल कमीशन है उस समय का कृषि आयोग था और ये चला था 1928 में। इस कमीशन में माना गया था अगर कृषि का विकास कर दिया जाए तो किसका विकास हो जाएगा? ग्रामीण विकास हो जाएगा। कृषि के विकास से ग्रामीण विकास का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि नीलो। आप लोग भारत के पहले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री का नाम बता सकते हैं क्या? हाँ, तो एसके डे बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, विदेशों में उन्होंने पढ़ाई किया था और दिल्ली के पास हरियाणा में, वर्तमान में करनाल जिले में 1948 में जो पाकिस्तान से डिस्प्लेस्ड लोग आए थे, विस्थापित लोग आए थे, तो उनको एक ड्रॉट प्रोन एरिया में बसाया गया था, वहाँ उनको शरण दिया गया था। तो जहाँ उनको शरण दिया था उनके डेवलपमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया था एसके डे महोदय ने। तो उसी को क्या कहा जाता है? नीलोखेड़ी परियोजना। और जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला तो इसका प्रॉपर एक्सपीरियंस जो था यहाँ यूज़ किया गया था इस कार्यक्रम में। इसके अलावा इटावा प्रोजेक्ट है, इटावा परियोजना। इटावा परियोजना भी 1948 में शुरू किया गया था और इसके जो सूत्रधार थे वो थे अल्बर्ट मेयर महोदय। और इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है फिरका डेवलपमेंट, फिरका विकास, और ये मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रांत में चलाया गया था। तो ये इतने सारे भारत सरकार के पास चीज़ें थी, रिसोर्सेज था कि यहाँ जो भी इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, इससे जो भी रिजल्ट आए हैं उन सब का प्रयोग करके 1952 में इसको चालू किया गया था। तो अगर परीक्षा में आए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का बेस क्या है, तो ये सारी परियोजनाएं हैं जो विशेष जगह पर छोटे पैमाने पर लागू किए गए थे ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए। समझ रहे हैं? तो इसको जरा लिखिए तो थोड़ा चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, 1928 है। लिख लिए क्या? इटावा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। जब तक अल्बर्ट मेयर थे तब तक ये अच्छा खासा यहाँ का रिजल्ट था। जैसे अल्बर्ट मेयर 1957 में चले गए वापस अपने मुल्क, तब से यहाँ की स्थिति फिर से खराब होने लगी थी। हम ब्लडी इंडियंस जो है ना। हो गया फिरका डेवलपमेंट, फिरका विकास प्रोजेक्ट। फिरका जगह का नाम मद्रास, मद्रास प्रांत, फिरका FIRK। हो गया? मिटा चले? धैर्य की परीक्षा ले रहे हो। तो अभी इन सब परियोजनाओं से एक अनुभव हासिल हुआ और भारत सरकार ने 1952 में एक समग्र दृष्टिकोण लिया किसका? तो ग्रामीण विकास का। और ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है इसमें आप लोग लिखेंगे समेकित रूप से ग्रामों का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के काया पलट करने की परियोजना शामिल थी। कुल मिलाकर संक्षेप में जो 1952 वाला था इसमें रूरल्स का क्या करना था? सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था। क्या क्या उसके कारक थे, फैक्टर्स थे, उसको देखें। लिख लिए? तो इसका अभी सबसे पहले तो क्या देखना है? उद्देश्य।
ऑब्जेक्टिव को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है किसी भी स्कीम्स के लिए, और आपके सिलेबस में लिखा हुआ है क्या देखना है, तो ऑब्जेक्टिव हमें बताता है रोड मैप की कहाँ की तरफ जाना है, हमारा टारगेट क्या है। तो इसका टारगेट था इस कार्यक्रम का कि ग्रामीण गरीबों, रूरल पीपल जो है, पुअर पीपल हैं, के सामाजिक और आर्थिक जीवन को क्या बनाना है, बेहतर बनाना है। यही इस विकास कार्यक्रम का क्या था, तो उद्देश्य था। क्या क्या कार्य इसमें किए जाने थे, अगर आर्थिक ले लें तो आर्थिक में मुख्य फोकस था तो कृषि उत्पादन पर, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा थी, भूखमरी थी चारों तरफ, उतना उत्पादन नहीं कर पाते थे, विदेशों से अनाजों का आयात होता था, हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार भी अत्यंत अल्प स्थिति में थी, तो भूखमरी बड़े पैमाने पर थी। और उस समय का जो बंगाल था उसमें बार बार अकाल आते थे, तो अभी जब भी अकाल आते थे तो स्थिति बहुत ही गंभीर थी। तो सबसे ज़्यादा जोर कहाँ दिया गया था, तो कृषि उत्पादन पर दिया गया था। कृषि उत्पादन के अलावा यहाँ पर सिंचाई पर भी, क्योंकि समग्र दृष्टिकोण है, तो सिंचाई पर प्रयोग किया गया था। सड़क बनाने की बात कही गई थी, और अगर इसमें बैंक को न भूला जाए, और सामाजिक जीवन में क्या क्या अवधारणा लिया गया था, तो शिक्षा पर भी जोर था, स्वास्थ्य पर भी जोर था, जातीय असमानता को भी कम करने की बात की गई थी इस कार्यक्रम में। तो ये सारी गतिविधियां करना था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में, लेकिन ये जो कार्यक्रम था इससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके, और इस कार्यक्रम के अवलोकन के लिए 1957 में बलवंत मेहता समिति भी बैठाई गई थी। बोलिए। तो अभी इसका जो ये प्रोग्राम चला 1952 में यह शुरू हुआ, सड़कों की स्थिति सुधारने का प्रयास था, शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास था, कृषि उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास था, रोजगार देने का प्रयास था, लेकिन यह जमीन पर उतर नहीं पाया। कारण क्या थे जमीन पर नहीं उतरने का? सबसे पहला तो क्या है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के कारण यह कार्यक्रम जमीन पर नहीं उतर पाई। दूसरा कारण क्या था, तो वित्त की कमी। वित्त की कमी यानी कि लैक ऑफ फंडिंग। दूसरा क्या था, तो ग्रामीण भागीदारी का निम्न स्तर। ग्रामीण भागीदारी का निम्न स्तर। अभी देखिए, ये बात भारत सरकार को बाद में समझ में आई कि ये गांव के लिए नीति, पॉलिसी और स्कीम्स को बनाना दिल्ली के पार्लियामेंट में बैठकर नहीं हो सकता है। आप दिल्ली में बैठकर एक गांव की रूपरेखा तय कर रहे हैं। तो जैसे पंचायत क्यों बनाया गया, इसीलिए यह बात अनुभव हुआ कि दिल्ली में बैठकर एक गांव के लिए प्रोजेक्ट, स्कीम्स, पॉलिसी हम रेडी नहीं कर सकते हैं। तो अभी उस समय पंचायत तो थे नहीं, तो जो उन लोग का पार्टिसिपेशन था वो बहुत ज़्यादा कम था। और जब भी कोई चीज़ ऊपर से आती है तो उसको कहते हैं टॉप डाउन, टॉप टू बॉटम अप्रोच कहते हैं। ये हमेशा बहुत खतरनाक होता है। इसमें हर कुछ कहाँ से डिसाइड किया जाता है, ऊपर से। तो पंचायत कैसा है, बॉटम टू टॉप अप्रोच है। चीज़ें की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के लोग, गाँव के लोग आपस में बैठे कि यहाँ रोड बननी चाहिए, यहाँ तालाब होना चाहिए। हमारे जो ग्राम
संसाधन है उसका प्रयोग इस तरीके से होना चाहिए जैसा हम चाहते हैं। फिर वो पंचायत में होता है, फिर उसको सचिव लेके जनपद पंचायत जाते हैं, फिर वह जिला पंचायत फिर कहाँ आएगा तो स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा। तो ये क्या है, बॉटम टू टॉप अप्रोच है, ये सही होता है। लेकिन टॉप टू बॉटम अप्रोच जो होता है, जैसे अभी पूरा की पूरी शक्ति अगर विधानसभा के पास हो या छत्तीसगढ़ के कार्यपालिका के पास हो तो स्थिति बहुत भयानक हो जाती है। तो इसका ये कारण था कि ये कैसी नीति पर आधारित थी, तो टॉप टू बॉटम अप्रोच पर आधारित थी। और कैटालिस्ट का काम किया क्या, तो भारत का सामाजिक संरचना के कारण भूमि का असमान रूप से वितरण था, तो चाहे जितना भी कर लो चीजें आगे नहीं बढ़ सकती थी। तो पाया गया कि यह जो कार्यक्रम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यह सफल नहीं हो पाया। फिर सरकार ने अपनी रणनीति को आगे जाकर बदला, और कैसे बदला इतना लिख ले तो आगे बताएं। तो यहां तक स्पष्ट है। ग्रामीण भागीदारी का मतलब है पीपल पार्टिसिपेशन। सामाजिक संरचना का मतलब है सोशल स्ट्रक्चर। जो कस्टम है, जो ट्रेडिशन है, वो भी बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस है हमारे डेवलपमेंट में। अभी हमारे देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट है ही नहीं। आप कितना भी साइंस पढ़ लो, लेकिन मानते क्या हो जो समाज ने आपको दिया है विरासत में, नहीं मानोगे। सब कुछ जानते हैं, भूत नहीं है, लेकिन मानते हैं क्योंकि समाज ने दे दिया। को सब जानते हैं कि है ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें जो हमको आप किताब में पढ़ते हो विज्ञान में नहीं मानते, क्योंकि सोसाइटी का आपके दिमाग पर ज़बरदस्त प्रभाव रहता है। समझ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, अभी पढ़ोगे दहेज प्रथा क्या है तो नुकसान है, लेकिन हर कोई उसका भागीदारी बना होगा। मेरे ख्याल से 100% लोग दहेज प्रथा में शामिल हुए होंगे। समझ रहे हो, तो ये जो सामाजिक संरचना होता है, थोड़ा इसको बदलने की आवश्यकता है। जो सोशल माइंडसेट है हम लोग का, जब तक वो नहीं बदलेगा तब तक चीज़ें बदलती नहीं है। तो ये कारण क्या था, तो सामाजिक संरचना भी थी। बढ़ें आगे। तो सरकार एक समेकित दृष्टिकोण लेकर चल रही थी, रोजगार भी देने का प्रयास कर रही थी, कृषि में भी सुधार करने का प्रयास कर रही थी, प्रशिक्षण भी दे रही थी शिल्पकारों को। लेकिन जो परिणाम थे वो अपेक्षित नहीं हुए, आउटकम सरकार को फायदेमंद नहीं लगा। और आगे जाकर 1959 में सरकार ने समेकित दृष्टिकोण से मुंह मोड़ लिया और 1960 में गहन कृषि विकास कार्यक्रम, अभी ये सब जरूरत पड़ेगा ना, आजीविका में हरित क्रांति है आपका, समझ रहे हो। हाँ, ध्यान रखे रहना। ये हो जाएगा अंग्रेजी में IADP, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। 2 मिनट जरा सुनिए। गहन कृषि एक टेक्निकल वर्ड है। ये जो ग्रामीण विकास आप देख रहे हैं, ये जियोग्राफी का पार्ट है, ह्यूमन जियोग्राफी का पार्ट है, ठीक। अभी गहन कृषि का मतलब होता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर वहाँ किया जाता है जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और लैंड रिसोर्सेस कम होता है। जैसे कि दक्षिण एशिया, भारत, बांग्लादेश, चीन, फिलीपींस, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और लैंड रिसोर्सेस कम है। तो भूमि पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जाता है, बहुत ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, शाकनाशियों का प्रयोग किया जाता है, और फिर उत्पादन को उतना लाया जाए कि उस पूरी जनसंख्या का वो पेट भर सके। समझ गए। तो अभी ये गहन कृषि अगर शब्द आ ही गया तो गहन कृषि से ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पर आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करके क्या करना है, उत्पादन को बढ़ाना है। और इस पूरी प्रक्रिया में भूमि पर अत्यधिक दबाव आता है। और आधुनिक कृषि विधियां मतलब क्या, आधुनिक कृषि विधियां, जब भी कृषि के बारे में सोचो तो कृषि का कार्य शुरू कहाँ से होता है, बीज से शुरू होगा, ठीक। तो पहले पारंपरिक बीज से हटकर आधुनिक में आ गए हैं, तो कैसे बीज होना चाहिए, उन्नत बीज होना चाहिए। जो उन्नत बीज का मतलब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो डेवलप करेगा, यानी उसकी हाइट कम होनी चाहिए,
मतलब जब भी वो बीज परिपक्व होगा पौधे के रूप में, पौधे की अगर हाइट ज़्यादा रहती है तो थोड़ा सा भी पवन चलता है तो वो झुक जाता है, इससे फसल को क्या होता है, नुकसान होता है। इसीलिए सुनोगे कि जो IGKV है ड्वार्फ पौधों का क्या करता है, बीजों का विकास करता है ताकि पौधे बौने रहें। ड्वार्फ मतलब बौने। तो बीज कैसे होने चाहिए, उन्नत। अभी आपने बीज बो दिया तो बीज बोने के बाद आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, उर्वरक की, नाइट्रोजन के लिए, फास्फोरस के लिए और पोटेशियम के लिए। नाइट्रोजन के लिए यूरिया, फास्फोरस के लिए DAP डाई अमोनियम फास्फेट और पोटेशियम के लिए MOP म्यूरेट ऑफ पोटास। समझ रहे हैं, ये क्या आ जाएंगे, उर्वरक। अभी फसल लगाए हो तो कोई ना कोई कीड़ा पतंगा भी आकर फसल को नुकसान पहुंचाता है, बोलो, तो उसके लिए क्या रहेगा, कीटनाशक, फफूंदनाशक। फफूंद नुकसान नहीं पहुंचाता है क्या, फफूंद भी नुकसान पहुंचाता है, फफूंद आपको भी नुकसान पहुंचाता है, फंजीसाइड। क्या हो जाएगा ये, फंजीसाइड। और अरे अभी कोरोना समय आ रहा था ना, ग्रीन फंगस, ब्लैक फंगस, बोलो। और क्या, तो शाकनाशी। शाकनाशी का मतलब यह किसको नाश करेगा, खरपतवार को। शाक मतलब क्या, हर्ब्स। हर्ब शाक का टेक्निकल वर्ड है जिसका जो तना होता है ग्रीन होता है, ऐसे भाजी हो गए तो भाई एक शाक होता है, एक झाड़ी होती है, एक वृक्ष होता है, एक विसर्पी लता होता है, सेमी विसर्पी लता होते हैं। समझ रहे हो, सबका अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो अभी तो धान के पौधों के बीच में कोई झाड़ी वृक्ष तो आएगा नहीं, क्या आएगा, शाक ही आएगा, खरपतवार। तो उसी को नष्ट करने के लिए क्या पड़ेगा, हम जरूरत पड़ेगी हम लोग को शाकनाशी, जिसे हर्बिसाइड कहते हैं, बोलो। हाँ, अभी इतना चीज हो गया तो बिना सिंचाई के काम होना है क्या, बिल्कुल नहीं होना है। अभी सिंचाई भी हो गया, अब आपका प्रोडक्ट आ गया। अभी प्रोडक्ट आ गया तो जैसा हम लोगों ने कल बात किया था, प्रॉपर क्या होना चाहिए, स्टोरेज की भी व्यवस्था होनी चाहिए, संग्रहण का। तो इस पर किस पे ध्यान दिया गया था, तो संग्रहण पर। और फिर संग्रहण के बाद किस पर ध्यान दिया गया, तो विपणन यानी कि मार्केटिंग पर। अभी किसान को बीज लेना है, बहुत महंगे बीज आते हैं, धान के बीज लेने जाओगे बाजार में तो काफ़ी अच्छे खासे महंगे रहते हैं। कीटनाशक लेना है, ये भी बहुत महंगी रहती है, समझ रहे हो। तो इसके इन सब के लिए क्या लगेगा, मनी भाई, बोलो। तो मनी भाई के लिए भी क्या था कि शाक इनको उपलब्ध कराया जाए, ऋण इनको उपलब्ध कराया जाए। तो इतना चीजें आप बड़े आसानी से ही समझ सकते हैं। तो IADP यानी कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में कौन कौन सी गतिविधियां थी, कौन ऑब्जेक्टिव थे, तो इनको आप बता सकते हैं। और इसमें सहकारिता का भी यूज किया गया था और इसमें कुछ जिलों का ही चुनाव किया गया था। कुछ जिलों का चुनाव इसलिए किया गया था कि जहां पहले से कोई चीज़ डेवलप हो, वहां के थोड़े लोग शिक्षित हों, थोड़ी सी सिंचाई व्यवस्था वहां पहले से हो, समझ रहे हैं। तो इसमें चुनाव किसका किया गया था, तो संभावित जिलों का, जहां पर थोड़ा सा पहले से ही क्या हो, कुछ पोटेंशियल हो, समझ रहे हो। तो इसमें 7 जिले थे और उसमें से एक MP का जिला था जहां अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। उस समय तो छत्तीसगढ़ का अस्तित्व ही नहीं था। तो IADP में शुरुआत में 7 जिले लिए गए थे, बाद में ये जिले बढ़ाए गए थे, लेकिन शुरुआत में 7 जिलों पर ही चल रहा था। और उसमें से एक जिला क्या था, तो रायपुर। और उस समय रायपुर किस राज्य में था, तो MP राज्य में था। ठीक, तो जरा इसको लिखिए। और इसका उद्देश्य अगर अभी इन सब को देखें तो इसका ऑब्जेक्टिव भी हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या है ऑब्जेक्टिव, कैसा हो जाएगा, आधुनिक कृषि विधियों, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि उत्पादन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता में वृद्धि करना, इसका क्या हो जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। आसान है। हाँ, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी समझते हो ना,
प्रोडक्शन पर यूनिट हेक्टेयर इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। बोलो। हाँ, प्रोडक्टिविटी का मतलब है अगर पहले 1 हेक्टेयर में 10 किलो चावल उगता था, मान लो 1 हेक्टेयर में, हालांकि 1 हेक्टेयर में ज़्यादा ही उगता है लेकिन समझने के लिए 1 हेक्टेयर में 10 किलो चावल होता था, अगर उसी 1 हेक्टेयर में अगर हम लोग 15 किलो अब बढ़ा लें तो क्या बोलेंगे, उसकी उत्पादकता बढ़ गई है। समझ रहे हो? उसी भूमि के टुकड़े पर अब हम लोग को ज़्यादा प्रोडक्शन लेना है तो बोलेंगे उस लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। भारत में बहुत कम प्रोडक्टिविटी है अगर आप तुलना करोगे चावल का, गेहूं का, चीन की तुलना से, अमेरिका की तुलना से, तो भारत में बहुत कम प्रोडक्टिविटी होती है। यानी एक ज़मीन पर जितना उगाना चाहिए हम लोग उगा नहीं पाते हैं क्योंकि किसान लोग सशक्त नहीं है, उनको एम्पावर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लिख लिए क्या? नहीं, डेवलपमेंट है। एक महोदय का तो नाम बहुत खतरनाक है, 8161। और ये मानिए हरित क्रांति की शुरुआत हो चली है। समझ रहे हैं? हरित क्रांति का पृष्ठभूमि तैयार हो रहा है क्योंकि हरित क्रांति में था ही क्या, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। बोलिए। हाई यील्ड वैरायटी वाली बीज मेक्सिको से, नॉर्मन बोरलाग अमेरिका के थे, लैब उनका कहाँ चलता था, तो मेक्सिको में चलता था। हो गया, चले आगे। इससे भारत सरकार को अभी इस योजना से आप जब भी जान रहे हैं, जब भी कोई काम वैज्ञानिक तरीके से करो तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है। तो यहाँ पर भी कृषि को कैसा किया गया था, विज्ञान आधारित किया गया था, तो रिजल्ट क्या आया, बहुत अच्छा आया। और फिर इस योजना का विस्तार किया गया और 1964-65 में इसका नाम बदलकर गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम कर दिया गया। उसी योजना में जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट थे उसको क्या कर दिया गया, अब इंक्रीज कर दिया गया। बस अंतर इसमें इतना ही है। तो इसमें आप बताएंगे कि IADP का विस्तार किया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, एक्सटेंशन हुआ का विस्तार हुआ। और दूसरी बात है कि हरित क्रांति का मार्ग यहां से प्रशस्त हुआ। इट हैज पेव्ड द रूट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक, तो इन दोनों में अंतर तो समझ रहे हो ना। एक बहुत मौलिक सा अंतर है, क्या IADP को ही क्या कर दिया गया था, एक्सटेंड कर दिया गया था। जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट थे वो बढ़ा दिए गए थे। IADP में 20-20 डिस्ट्रिक्ट ही हो पाए थे, इसमें 150 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया था। बाकी गतिविधियां वही थी, उन्नत बीज ही थे, उर्वरक का ही प्रयोग करना था। अब देखिए उर्वरक, कीटनाशी, शाकनाशी, फफूंदनाशी, इनको ही मिलाकर कहा जाता है क्या, केमिकल कृषि रसायन। ठीक, एग्रीकल्चर केमिकल्स कहा जाता है। समझ रहे हैं? चलें आगे। बोलिए। 1978 तो अभी भारत सरकार, अब देखो भारत सरकार अभी हट गया था। 1960 में भारत बोला अब हम क्या करेंगे, कृषि का विकास करेंगे। उसी के जरिए क्या होगा, ग्रामीण विकास होगा। पहले तो 1952 में क्या चला, इंटीग्रेटेड अप्रोच आई कि कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, सोशियो डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन रिजल्ट जो आए वो अच्छे नहीं थे। तो सरकार फिर से कहां पर गया, कृषि पर गया कि कृषि को जैसे तैसे बढ़ा देंगे तो ग्रामीणों का विकास हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ग्रामीणों का कृषि का उत्पादन और उत्पादकता तो बढ़ी, लेकिन अभी भी भूखमरी और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। और उस समस्या को हल करने के लिए 1978 में फूड फॉर
वर्क एक कार्यक्रम शुरू किया गया। फूड फॉर वर्क एक कार्यक्रम शुरू किया जाता है। फूड फॉर वर्क का मतलब है कि लोग काम करते थे और सरकार उनको कुछ अनाज इसके बदले देती थी, और इसको हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं कार्य के बदले भोजन। ठीक, कार्य के बदले भोजन। और फिर 1978 में ही फिर से एक बार सरकार लौटती है, कहाँ पर, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच पर एक बार सरकार फिर से आती है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978 पर फिर लौटी। इसके बीच में बहुत सारी योजनाएं चली हैं, जैसे कि 1970 में जो सूखा प्रवण क्षेत्र थे, जो ड्रॉट प्रोन एरिया था, उस पर भी ध्यान दिया गया था, क्योंकि ये ज़्यादा सुभेद्य होते हैं, वल्नरेबल होते हैं। बोलिए, सूखा प्रवण क्षेत्र का मतलब क्या है? ड्रॉट प्रोन एरिया सूखा प्रवण क्षेत्र था। 1970-78 में ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था, जनजाति विकास कार्यक्रम, क्योंकि जनजाति की स्थिति आज भी बेकार है, तो स्पेसिफिक जनजातियों के लिए भी कुछ योजनाएं चलाई गई थीं और कुछ सूखा वाले क्षेत्रों के लिए। और 1978 में फूड फॉर वर्क कार्यक्रम शुरू किया गया, फिर सरकार विचलित हो गई। इसीलिए कहता हूँ सरकार की नीति एक जैसी नहीं रही है। सरकार कभी कभी दूरदर्शी हो जाती है तो कभी कभी अल्पदर्शी भी होकर चलती है। समझ रहे हैं? तो 1978 में ये क्या है, तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये 1978 का दौर है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी फेमस नारा गरीबी हटाओ, फूड फॉर वर्क शुरू किया, फिर एक कार्यक्रम शुरू किया उन्होंने। इन्हीं सब के जरिए वो क्या नारा दिया था उन्होंने? गरीबी हटाओ का ग्रामीण क्षेत्र में। इसमें क्या क्या किया गया? अब इंटीग्रेटेड है तो फिर से जान रहे हैं, कृषि भी होगा, सिंचाई भी होगा, शिक्षा भी होगा, स्वास्थ्य भी होगा, क्रेडिट भी होगा। बोलो, तो मुख्य जोर था, मान लीजिए यह एक व्यक्ति है, किसान है, और इस किसान का नाम पांडुरंगा है। तो अभी इस पांडुरंगा को सबसे पहले तो कोशिश करना है क्या दे दें इसको, तो रोजगार दे दें। रोजगार देते देते, या अगर यह चाहता है, थोड़ी सी इच्छा शक्ति है, तो इसको क्या दे दिया जाए? ट्रेनिंग दे दिया जाए। ट्रेनिंग ले लिया, अब कुछ चीज़ सीख गया है, वो मोबाइल बनाना सीख गया है या कोई भी ट्रेनिंग ले लिया है, तो अभी उसको कुछ अपना खोलना होगा। उसके लिए फिर से क्या चाहिए? मनी भाई, और मनी भाई के लिए उसको क्या उपलब्ध कराना था? क्रेडिट। तो ये इस बार एक बार फिर अप्रोच में चेंज आया था। जरा लिखिए, लिख लिए हो क्या? अभी इंटीग्रेटेड है, तो इंटीग्रेटेड में तो एकीकृत है, समेकित है, समावेशी है, सर्वांगीण है, समग्र है, मतलब वही से वही होगा। कृषि, सिंचाई, शिल्पकार, शिक्षा, स्वास्थ्य। बोलो, हाँ, लेकिन इस समय तक ज़्यादा जोर इन 3 चीज़ों में ही दिया गया था। तो क्या उनको डायरेक्ट दे दें एम्प्लॉयमेंट? कहाँ दे दें एम्प्लॉयमेंट? बोलो, रोड बनेगा ना गांव में, तो रोड बनेगा तो इनको क्या मिल जाएगा? रोजगार मिल जाएगा। समझ रहे हैं? और अगर वहां पर कृषि विज्ञान केंद्र है तो उनको सिखा दिए, क्या शहद पालन सिखा दिए, प्रशिक्षण दे दिए। बोलो, हाँ। अभी शहद पालन के अलावा, अब शहद पालन करेगा तो कुछ उसको चीजें खरीदनी भी पड़ेंगी, बोर्ड वोर्ड, उसके लिए बैंक से क्या दे दिए? क्रेडिट दे दिए। अब समझ रहे हैं क्या? बोलो, चलो लिखो, लिख लिए हो ना? अभी 1980 ये पहला दौर था जब एक स्पेशली रोजगार के लिए पहला शुरू हुआ। अभी तक जो था उसमें रोजगार बस एक पक्ष था, उस स्कीम का एक पार्ट था। ये पहला स्कीम था जो पूर्णतः किसको डेडिकेटेड था? तो एम्प्लॉयमेंट को था, और इसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
कार्यक्रम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये कब चला? तो 1980 में। फिर देखते रहिए 1983 में राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ये ऐसा पहला स्कीम थी जिसमें 100 दिन के रोजगार की बात की गई थी, जो आज कहाँ है? तो मनरेगा में। ये फर्स्ट टाइम था, बार बार पूछा जाता है इसको, समझ रहे हैं? ग्रामीण विकास में लैंडमार्क डिसीजन था। तो ये पहली योजना थी जो किस पर थी? डेडिकेटेड थी कंप्लीटली तो रोजगार पर, क्योंकि गरीबी खत्म ही नहीं हो रही थी। सरकार ने देखा, पहले इंटीग्रेटेड अप्रोच लिया, फिर अलग अलग क्षेत्रों में आ गया, कभी कृषि को तो कभी सूखा वाले क्षेत्रों को तो कभी जनजाति वाले क्षेत्रों को। तो फिर सरकार ने बोला अब गरीबी खत्म करने के लिए हम क्या देंगे? उनको प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार देंगे। तो अभी एक योजना यह शुरू की गई, लेकिन 1983 में जो यह स्कीम आई उसमें 100 दिन के रोजगार देने की बात कही गई थी। आगे चलकर 1989 में, यहाँ देखिए फिर आराम से लिखिएगा, 1989 में NREP ऊपर वाला और RLEGP को जोड़कर जवाहर रोजगार योजना शुरू किया गया। इन दोनों को क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। और इस योजना में भी 90 से 100 दिन तक रोजगार देने की बात कही गई थी। लेकिन एक चीज़ थोड़ा हम आपको स्पष्ट कर दें, और इसमें तो कुछ भाग पार्शियली फूड दिया जाता था, जो भी मेहनती होती थी, जो भी वेज होते थे, वेजेस, कुछ उसमें फूड दिया जाता था और कुछ कैश दिया जाता था। कुछ पैसा सेंटर लगाती थी और कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट लगाता था। ये सभी इसके क्या हैं? तो तत्व हैं। अभी एक बात हम जरा आपको बताएं, अभी जो मनरेगा है, मनरेगा में उनका कानूनी अधिकार है, क्योंकि मनरेगा के लिए संसद से एक अधिनियम पारित हुआ है। यानी अगर सरकार कोई आवेदन देता है रोजगार पंजीयन कार्यालय में जाकर या पंचायत सचिव को, अगर उसको रोजगार नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अगर बेरोजगारी भत्ता देने से इनकार कर देता है कौन? सरकार, तो वो न्यायालय जा सकेगा, क्योंकि कानून बना है। कानून का उल्लंघन कौन कर रही है? सरकार। भाई लोकतंत्र में कानून हम लोग को भी, सिटीजन को भी मानना होता है और सरकार को भी मानना होता है। लेकिन अभी यहाँ कोई कानूनी चीज नहीं है, आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, क्योंकि किसी कानून का उल्लंघन, अगर किसी को रोजगार नहीं मिलता है, यहाँ स्कीम में बोल दिया गया 90 से 100 दिन, अगर किसी को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो कोर्ट, क्योंकि कोर्ट के लिए क्या चाहिए? कानून, समझ रहे हो ना? इसीलिए तो किसी चीज को आंदोलनकारी लोग क्या कहते हैं? इसको कानूनी दर्जा दीजिए, क्योंकि कानूनी दर्जा मिल जाने के बाद फिर उसका उल्लंघन करने पर क्या मिलेगा? दंड, चाहे व्यक्ति हो चाहे सरकार हो। समझ रहे हो? तो एक फर्क है। समझ रहे हैं कि इस समय कोई भी कानूनी आधार इसका नहीं था, ये मात्र क्या थी? स्कीम थी। लिखो, ये समझ गए, ये फंडिंग का तरीका है। फंडिंग बीच बीच में बदला है, शुरू में 80-20 था, फिर 50-50% हो गया। इसीलिए मैंने कोई रेशियो लिखाया नहीं है, फिर भी मोटा मोटा ध्यान में रखना है कि जो फंडिंग थी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी होती थी और स्टेट गवर्नमेंट से भी होती थी, और जो भी मेहनत करते थे, और उनको अभी काम कहाँ कहाँ दिया जाता था? रोड बनाने में, बोलो, तालाब बनाने में, सरकारी इमारत बनाने में। भाई सरकारी इमारत तो बनेगी, अपने आप तो बन नहीं जाएगी जादू जैसे, तो लोग वहाँ काम करेंगे तो सरकार उनको क्या देगी? वेतन देगी, और इन्हीं सब काम उनको रोजगार दे देती थी, और वेतन के रूप में कुछ फूड देती थी और कुछ कैश देती थी। आवास, लोगों को आवास भी इसी के तहत दिया जाता था। हाउस,
हाउस और होम में अंतर होता है भाई। देखिए, हाउस ईंट पत्थरों से बनता है और घर रिश्तों से बनता है, कहीं टीवी में देखा था। हो गया, मिटाएं। भाई आवास क्या है? तो मूलभूत आवश्यकता है। पहले मूलभूत आवश्यकता मात्र 3 थी, क्या? अब रोटी, कपड़ा, मकान और मोबाइल, 4 चीज हो गया है तो भाई 24 घंटे ही साथ में रहता, बिना मोबाइल के कोई भी नहीं है, समझ रहे हो। कई लोग तो गाड़ी में भी लगवा लेते हैं, गतिशील अवस्था में भी, सलाम राव की भाई की तरह। हो गया क्या? 1993 में एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम लागू की गई थी। ये जो यानी कि रोजगार आश्वासन योजना, एश्योरेंस का मतलब क्या है? आश्वासन। कुछ क्षेत्र थे जैसे कि ट्राइबल क्षेत्र थे, ये उनके लिए डेडिकेटेड था। ट्राइबल हो गया, डिजर्ट इलाका हो गया, यहाँ के लोग थोड़े ज़्यादा ही समस्या में रहते हैं, और क्या हो गया तो पहाड़ी क्षेत्र हो गया। तो इन क्षेत्रों के लिए 1993 में यह योजना चालू की गई थी। 1996 में जो आवास बनते थे, किसके तहत? जवाहर रोजगार योजना के तहत, उसको अलग करके नया योजना बनाया गया, और जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना लिखिए। ये थोड़ा विकास क्रम को जानने का प्रयास कर रहे हैं हम। इंदिरा आवास को अलग कर दिया गया क्योंकि आवास एक मूलभूत आवश्यकता है। वही इंदिरा आवास आज बदलकर क्या हो गया है? प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है। आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर ही नहीं है, घर है तो वो भी मिट्टी के घर है। और जब भी मिट्टी के घर जो होते हैं, तो मिट्टी के घर अगर हैं तो उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, तो ग्रामीणों का जो आय होता है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और फिर कई तरीके की परेशानियां होती हैं, उसमें आपको प्रति वर्ष मेंटेनेंस करना पड़ता है। अभी मई जून में भयंकर हवा चलती है, आप लोग तो जानते ही होंगे, मई जून में खपरा ही पलट जाते हैं कभी कभी तो, ठीक। और हर वर्ष मरम्मत नहीं करोगे तो खाना खा रहे होते हैं उसी में आ जाता है, समझ रहे हो। फिर उसमें पता नहीं बहुत सारे सूक्ष्म जीव रहते हैं, फिर उल्टी दस्त न जाने क्या क्या। फिर 1999 में जो जवाहर रोजगार योजना थी, जवाहर रोजगार योजना थी, इसी को पुनर्संगठित किया गया। इसी में थोड़े थोड़े परिवर्तन और किया गया और इसका नाम दे दिया गया जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। और सारे जो तत्व होंगे वो जवाहर रोजगार योजना के ही होंगे। फूड फॉर, इसमें भी जो भी रोजगार देंगे तो कुछ कैश देंगे, कुछ फूड देंगे, समझ रहे हैं। 90 से 100 दिन का रोजगार रहेगा। सेंटर और स्टेट अपना अपना पैसा देंगे, फिर उसको क्या किया जाएगा? क्रियान्वित किया जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा इसमें बदलाव करके नाम को बदल दिया गया था। चले आगे। 2001, अब वाजपेयी साहब आ गए, समझ रहे हो। हाँ, वाजपेयी साहब ने क्या किया कि वो जो फूड फॉर वर्क कब आया था? गजनी हो गए, 15 मिनट पहले तो पढ़े हो भाई। 1978 में उन्होंने इस योजना का फिर से नाम परिवर्तन किया। फूड से पहले क्या लगा दिया? नेशनल, और वर्क के बाद क्या लगा दिया? प्रोग्राम, समझ रहे हैं। 2001 में 2001 में ही जरा यहाँ देखो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे स्कीम है और ये सभी परीक्षा में आएंगे।
ध्यान से देखो, पहले ताम्रपत्र हो जाएगा भाई, ताम्रपत्र रेडी। 2001 में फिर से वाजपेयी साहब खुरापाती कार्य कर रहे हैं। देखिए अभी जो JRY था, जवाहर रोजगार योजना, अब क्या बन गया था, योजना बन गया था, यानी कि क्या हो गया, JGSY। तो JSY और एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस योजना 1993, इसको इन्होंने क्या कर दिया, मिला दिया और इन्होंने नया नाम दिया संपूर्ण रोजगार ग्रामीण योजना। ठीक, ग्रामीण को पहले कर लेना, रोजगार को थोड़ा बाद में कर लेना, SGRY। ठीक, आगे चलकर फिर 2005 में SGRY संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, और ये 2001 वाला नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को मिलाकर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लाया गया। ये है मनरेगा का क्या है, तो विकास यात्रा है उसकी, समझ रहे हैं। तो यहाँ तक आने के लिए भारत ने एक लंबी यात्रा तय की है। तो कोई भी कार्य एक दिन में नहीं हो जाता, ऐसा नहीं कोई सो रहा है मन में आया चलो मनरेगा बना देता हूँ, तो ऐसा होता नहीं, ऐसा सिनेमा में होता है, समझ रहे हैं। तो ये बात थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन घर जाकर पढ़ोगे तो इजी होगा। तो अभी मैं इसको जरा लिखो, कहीं डाउट है तो पूछो भाई मेरे से। कुछ लोग तो कुछ स्कीम्स को पहली बार सुन रहे होंगे। लग रहा है तुम्हारी कॉपी में पवन चल रहा है, शब्द ऐसे उड़ रहे हैं तुम्हारे, कोई बात नहीं। कॉम्प्लिकेटेड है क्या, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा स्कीम्स हैं भाई, स्कीम्स तो रहेंगे, चेंज तो होंगे। अभी भी स्कीम देखोगे, अभी भी मैं कह दूं आप लोगों को क्वेश्चन इसका फ्रेम देखिए। अभी तो डायरेक्टली ग्रामीण विकास में है, तो जब भी हरित क्रांति पढ़ोगे तो हरित क्रांति कब से शुरू हुआ या उसका आधार क्या है, इंदिरा आवास योजना कब शुरू हुआ, एक प्रश्न आ गया, इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ हुई, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, 4 ईयर रहेंगे, 1996, 1999, 2000, 2001। ठीक। और दूसरी बात है, देखिए आपके पास YouTube में ढेरों वीडियो होंगे। जो बात स्पष्ट है, जो मेरी रणनीति है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इतने सारे तथ्य हैं, अगर आपको पास होना है तो आपको एक अचूक स्ट्रेटेजी की जरूरत होगी, एक प्रोसेस का जरूरत फॉलो करना पड़ेगा। आप किताब उठा के उन तथ्यों को, अगर मैं यहाँ के तथ्य ही बता दूं तो वो काम तो आप घर में भी कर सकते थे, किताब लेके रट सकते थे। तो अगर मैं डायरेक्टली अगर आपके इस पर आ जाऊंगा, फैक्ट बता के निकल लूंगा, 1 महीने में हो जाएगा। आप जाएंगे घर में पढ़ेंगे, जहां 1976 होगा पेपर में 1978 लगाकर आएंगे। क्योंकि तथ्यों को अगर दिमाग में रखना है तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट तो बिल्ड करना ही पड़ेगा। ये तो प्रकृति का सिद्धांत है, मैं कोई नया सिद्धांत नहीं देख रहा हूँ। एक कमरे में भी सामान को सही जगह से रखते हो तो सामान वहाँ ज़्यादा आती है, उसी तरीके से आपका ब्रेन भी है। अगर आप सिर्फ रटते रहोगे तो मनरेगा ही भी इतना बड़ा है कि आप उसको सही तरीके से नहीं कर पाओगे। यहाँ आते आते तक अभी आप लोग ग्रामीण विकास को कुछ तो समझ गए होंगे। पहले दिन से ही मनरेगा में शुरू कर देता तो काम बनता क्या भाई। एक शिक्षक का उद्देश्य क्या है, 2 शब्दों के बीच की जो छुपी हुई बात है उसी को तो सामने लाना है, उसी को पढ़ना होता। तो आप तो घर में ही पढ़ लेते, पढ़ के सुनाना रहता यहाँ मेरे को। तो बोलो भाई, अगर याद ही करना है, बाजार में किताब है लाके आप पढ़ लेते, यहाँ क्यों आए हो। उन शब्दों के पीछे की जो चीज है वो आपको समझ में आए, और उसके लिए मुझे थोड़ा क्या बनाना पड़ेगा, पृष्ठभूमि बनानी पड़ेगी। और मैं कोई काम संक्षेप में करता ही नहीं हूँ, मेरा काम थोड़ा क्या रहता है, एक बार करना है, साइंटिफिकली करना है और हम लोग को रिजल्ट लेना है।
और साइंस कहता है आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट विल गिव आइडेंटिकल रिजल्ट। चाहे आप कहीं भी कर लो, चंद्रमा में कर लो, अगर एक्सपेरिमेंट का सही प्रोसेस फॉलो किया है तो रिजल्ट आएगा। इसी तरीके से अगर आप परीक्षा पास करना चाहते हैं और सही प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपके रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक सकता है। शर्त क्या है? तो प्रोसेस को सही फॉलो करना पड़ेगा। अभी 9वीं 10वीं में प्रोसेस सही फॉलो नहीं करते थे, आना रहता था केमिकल में रंग लाल, आ जाता था पीला। ये क्या हो गया? समझ रहे हैं? तो प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी है, और यही मेरा क्या है, प्रिंसिपल है। उसी अकॉर्डिंग मैं चलूंगा। ठीक, फैक्ट बताना मेरा कार्य यहाँ है नहीं। फैक्ट के लिए तो बहुत सारे वीडियो हैं, जाकर आप देखिए, किताबें भी हैं। बता देते हैं कि मनरेगा से पहले फूड फॉर योजना थी, कब आई थी, क्यों आई थी, कैसे आई थी, कोई अता पता है नहीं। अभी आप बोलोगे सिर्फ मेरे को ऑब्जेक्टिव लगाना है, इंटरव्यू तो देना नहीं है, तो फिर मैं इतना क्यों पढ़ूं, ये भी सवाल वाजिब है। तो भाई उतने चीज को अगर याद करना है, अगर सटीकता के साथ आपको प्रश्न हल करना है तो आपको तो ये करना पड़ेगा। तथ्य याद करके जाओगे, असमंजस में रहोगे ही, ये बात तय है। ये आप लोगों ने किया होगा। साइंस तो लोग हर बार याद करके जाते हैं, नया परीक्षा आता है फिर रटते हैं, फिर नया परीक्षा आता भूल जाते हैं, रटे रहते हैं। समझ रहे हो? तो जो चीज समझनी है, समझने से चीजें क्या होती हैं, आसान होती हैं। साइकिल चलाना आपने समझा था, याद नहीं किया था, तो भूल जाते हो क्या? 1 साल नहीं चलाते हो तो? क्योंकि वो चीज हम लोग समझे थे। लेकिन पढ़ाई क्या होता है, अभी मैं पहले दिन का बोलूंगा तो भूल गए होगे। क्यों? क्योंकि रटने का प्रयास है, कल्पना ही नहीं करते। हमारी जो सोचने की शक्ति है, बुद्धि है भाई, जिज्ञासु प्राणी है। हमारे पास मोबाइल है, कुत्ता के पास नहीं है, कुत्ता के पास गाड़ी नहीं है। हम प्राणी हैं, जिज्ञासु हैं, सोचने की शक्ति है हमारे पास। आज 700-800 करोड़ हो चले हैं, तो कुछ तो बात होगी ना। तो जिज्ञासा जब तक उत्पन्न नहीं करोगे तब तक कुछ होना है नहीं। समझ रहे हैं? समझ ही रहे हो तो हाँ बताएंगे बेटा, थोड़ा देर रुको कि धैर्य रखना क्या है ना, बहुत ज़्यादा जरूरी है। कभी क्या है ना, कभी अगर वो आ जाए ना, कभी बचपन में सोचते थे ना मेरे को जीन मिल जाए तो मैं क्या मांगूंगा, तो कोई सोचता था पैसा मांग लूंगा, कोई सोचता था कोई अच्छी सी परी मांग लूंगा। तो तुम क्या बोलोगे? धैर्य, अनुशासन, ये सब चीजें मांगना। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। चले, यहाँ तक हो गया? नहीं डांट नहीं रहा हूँ, बताऊंगा मैं। ऐसा नहीं, मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ कि एक बार पूछता कोई बच्चे, पहले तो कहते 100 बार पूछोगे 100 बार बताऊंगा, फिर एक बार में ही पूछोगे इतनी सी बात समझ में नहीं आ रहा है जी तुमको, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। टेंशन मत लो, आगे डालो हेडिंग मनरेगा। तो अभी मनरेगा का मैंने विकास यात्रा बता दिया है। किताबों में जो लिखा हुआ है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, जो भी बाजार में हमारे पास उपलब्ध है। समझ रहे हैं? कार्य के लिए भोजन लिख दिया गया, कोई अता पता है नहीं कब क्या हुआ। तो मनरेगा तब आप पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे? तो 1980 के बाद से, जब पहला रोजगार डेडिकेटेड कोई स्कीम शुरू हुआ था, NREP हुआ 1980, फिर 1982 में भूमिहीन के लिए शुरू हुआ, 1989 में उन दोनों को मिला दिया गया, 1996 में इंदिरा आवास को अलग कर दिया गया, 1999 में जो 1989 में जवाहर रोजगार योजना थी उसी का नाम बदल दिया गया। फिर वाजपेयी साहब आते हैं तो EAS को और उसको मिला के एक संपूर्ण रोजगार योजना शुरू कर देते हैं। फिर 2005 में फूड वाले को और संपूर्ण रोजगार योजना को मिलाकर क्या शुरू कर दिया जाता है? तो मनरेगा शुरू कर दिया जाता है। मनरेगा का बहुत मौलिक बात करूंगा अभी मैं, अभी अब ज़्यादा समय भी बचा नहीं, हम लोग के पास 1:30 बज गया है, 2 बज जाते हैं। तो मनरेगा का कुछ विशेषता है। सबसे पहली विशेषता तो मनरेगा की यही है, अभी हम लोग क्या है नहीं देख रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो 5-6 सवाल पूछने रहते हैं, क्या है, क्यों है, कैसे है, कौन है, कब है। तो अभी क्या है इसका उत्तर मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ मनरेगा का, क्योंकि दुनिया की ये सबसे बड़ी रोजगार योजना है। समझ रहे हैं? और जो विश्व बैंक है, जो वर्ल्ड बैंक है IBRD, वो इसको बहुत ज़्यादा हाई रेट करता है। और ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए हो गया है क्योंकि इस वर्ष के बजट में इसका जो वित्त था वो घटा दिया गया है। आप लोग अखबार में पढ़ते होंगे तो सुन रहे होंगे, जो बजट एलोकेशन होता है मनरेगा के लिए वो घटाया गया है।
तो कई आंदोलन भी हुए हैं किसानों का ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो थोड़ा ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा। ठीक, तो पहली बात जो मनरेगा है वो बॉटम अप अप्रोच है। कैसे है जरा बताते हैं। ग्राम पंचायत, सबसे पहले ग्राम सभा। ग्राम सभा का हर कोई मेंबर होता है जिसके पास मतदाता परिचय पत्र होता है, जिसका नाम होता है। सबसे पहले चर्चा होती है ग्राम सभा में कि यहाँ पर रोड होना, यहाँ पर तालाब होना या यहाँ पर स्कूल होना। वहाँ से जब चीज़ें कंप्लीट हो जाती है तो वो जाती हैं कहाँ, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में पंच लोग होते हैं, आम लोग नहीं होते। ग्राम सभा में मैं भी जाऊँगा अगर रहा तो, लेकिन पंचायत में सिर्फ कौन रहेंगे, तो पंच रहेगा, सरपंच रहेगा। वहाँ से बात बन जाएगी, फिर वो बात आगे बढ़ा देंगे कि हम लोग को यहाँ पर क्या बनाना है, तालाब बनाना है। फिर जब वो तालाब बनेगा तो लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ऐसे करके सरकार 100 दिन का रोजगार देती है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो नीचे से शुरू होती है, पंचायत शुरू होती है। समझ रहे हो। तो पहली बात मनरेगा क्या हो जाएगा, बॉटम अप अप्रोच है। भी इसका कोई हिंदी सटीक वर्ड है नहीं, हिंदी माध्यम वाले इतना तकनीकी शब्द का प्रयोग ही नहीं करते हैं, अंग्रेजी में ही रहता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये बॉटम अप अप्रोच हो जाएगा। कठिन प्रश्न बनाने का प्रयास हुआ। अभी आपके पास 2 सालों का प्रीवियस पेपर है, मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहूँगा। फॉरेस्ट का पेपर हुआ था कुछ साल पहले, पिछले साल का पेपर देखेंगे और इस जो पेपर हुआ था टोटली पाथ वो था, डाइवर्ट था, बहुत ज़्यादा टफ पूछ लिया गया था। लैब वाले भी कुछ बता रहे थे, जो लैब पेपर हुआ था उसमें भी कठिन सवाल पूछे गए थे। तो अभी पास 2 आपके पास पेपर है, 12 और 17 का एडीओ का। तो उसमें आप ऐसा ना सोचें कि उसमें जैसा सवाल आया है वैसा ही इसमें आएगा। समझ रहे हैं, कठिन भी पूछ सकता है। मनरेगा के लिए विचार कीजिए, 4 कथन रहेगा। मनरेगा टॉप बॉटम अप्रोच है, तो आप कहोगे गलत, एक ऐसा है बॉटम अप अप्रोच। समझ रहे हैं, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक को कथन बना देगा और आपसे प्रश्न पूछेगा। समझ रहे हो। दूसरी बात यह होता है डिमांड ड्रिवेन प्रोसेस, मांग आधारित स्कीम है यह, या मांग संचालित स्कीम है यह। मांग संचालित यानी कि अभी जब भी ग्रामीणों की मांग आएगी, कोई एप्लीकेशन दिया तो सरकार को उसको रोजगार देना पड़ेगा। सरकार को रोजगार नहीं देता है तो सरकार को क्या देना पड़ेगा, बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा 15 दिन के अंदर। अगर 15 दिन के अंदर वो रोजगार नहीं मिलता है किसी व्यक्ति को, अगर वो पंचायत सचिव को जाके अपना एप्लीकेशन दे दिया और उसको रोजगार नहीं मिला 15 दिन के अंतर्गत, तो उसको भत्ता देना पड़ेगा। यानी ये स्कीम कैसी है, तो डिमांड ड्रिवेन है। अभी जब पैसा कम किया गया मनरेगा के लिए तो बहुत सारी आलोचना हुई सरकार की, आंदोलन भी हुए। जो किसान संघ आंदोलन कर रहा था किसान बिल के समय, किसान मुक्ति मोर्चा, वो फिर से रोड में आया था मनरेगा के लिए। तो सरकार और हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी का कहना था कि यह कैसी स्कीम है, तो मांग आधारित है। तो अभी हम भले ही पैसा घटाए हैं, जब भी मांग आएगा तो हम पैसा क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि सप्लीमेंट बजट भी तो आता है, अनुपूरक बजट भी तो आता है। बीच में कोई बदलाव करना होता है तो सरकार क्या लाती है, अनुपूरक बजट आती है। तो यह कैसा है, एक डिमांड ड्रिवेन स्कीम्स है। इसमें इसके जो टारगेट हैं वो अनस्किल्ड मैनुअल लेबर हैं। जब भी मनरेगा की परिभाषा देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एक ग्रामीण परिवार के एडल्ट मेंबर को, वयस्क सदस्य को, लेकिन वो सदस्य कैसा होना चाहिए, अकुशल शारीरिक श्रम करने वाला होना चाहिए। ये कुशल श्रमिकों के लिए यह योजना नहीं है। अकुशल यानी उसके पास, अकुशल का मतलब उस काम को कोई भी कर सकता है, उसके लिए कोई विशेष ट्रेनिंग की जरूरत
नहीं पढ़ती उसको क्या कहते हैं, अकुशल कार्य करते हैं। तो इसका जो टारगेट कौन है, तो अनस्किल्ड मैनुअल लेबर। मैनुअल का मतलब क्या है, शारीरिक श्रम करने वाले। ठीक, तो जरा इसको लिखिए, हिंदी बताते हैं। अभी बॉटम अप्रोच को देवनागरी लिपि में ही आप लोग लिखिए और हेडिंग रहेगा मनरेगा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनरेगा। अभी मनरेगा का मैं नहीं बताया हूँ संसद से कैसे हुआ है, मैं ईच एंड एवरी फैक्ट पर बात करूंगा, समझ रहे हैं। कोई भी सवाल छूटेगा ही नहीं, जितना कंटेंट है आपके पास मार्केट में उससे मैं ज़्यादा ही देने का प्रयास करूंगा आपको, समझ रहे हैं। तो ये हो जाए, इसको आप लोग देवनागरी लिपि में ही लिख लें, क्या तो बॉटम अप अप्रोच। देवनागरी लिपि का मतलब ऐसा कह रहे हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा, मांग संचालित योजना, मांग संचालित योजना, डिमांड ड्रिवेन स्कीम। और इसका क्या हो जाएगा, अनस्किल्ड का मतलब अकुशल। कल पढ़े थे कि कोई कुशलता कैसे हासिल करता है, ट्रेनिंग से। तो अकुशल, मैनुअल का मतलब क्या, शारीरिक, और लेबर का मतलब क्या, श्रमिक। तो अकुशल शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति इसके क्या है, तो ठीक। और अगर कुछ लिखना चाहो तो कुछ ध्यान में आ रहा है, और संवैधानिक प्रावधान और कुछ अधिनियम और हैं जो ग्रामीण विकास के लिए जरूरी हैं, जैसे कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 1992 में। ये भी ग्रामीण विकास का एक पहलू है। बोलो, आज जाके पढ़ना संविधान का 39 क्लॉज ए, ध्यान रखिएगा, 39 कैपिटल ए नहीं। इसमें तो प्रावधान है कि आपको सरकार मुफ्त में विधिक सहायता देगी, ये वाला नहीं। इस वाले में लिखा हुआ है पुरुष और महिला को आजीविका प्राप्त करने का अधिकार होगा। और 39 आ गया, मतलब हम लोग कहाँ हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर है, नीति निर्देशक तत्व पर है, जो बाध्य नहीं होता। लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए कि उन लोग को आजीविका मिले। इसके अलावा क्या देखना, अनुच्छेद 41, इसमें लिखा हुआ है कुछ दशाओं पर काम और शिक्षा पाने का क्या है, अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये बहुत ही क्रांतिकारी अधिनियम था पूरे भारतवर्ष के लिए। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इसके आने से क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होता था, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो सचिव और सरपंच मिलकर आपस में पूरा गेम कर देते थे। तो जब से यह स्कीम आया है 2005 से, अब कोई भी सूचना मान सकता है कि इतना पैसा आया, तो उस पैसे को आपने कहाँ कहाँ खर्च किया, किस लाभार्थी को कितना पैसा मिला, अब इस अधिनियम के जरिए पूछे जा सकते हैं। और बहुत सारा मनरेगा को लेके आए दिन किसी न किसी ग्राम पंचायत में इस अधिनियम के तहत कोई न कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, समझ रहे हो। इसका सबसे अधिक फायदा उठाते हैं पत्रकार लोग, सवाल पूछ लेते हैं, फिर उनके पास कुछ इंफॉर्मेशन लग जाती है, फिर मनी भाई लेके मामला सेट कर लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, पेशा अधिनियम 1996, ये भी ग्राम पंचायतों से संबंधित है। इससे विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनका बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि ग्रामीण विकास में अगर कोई सबसे ज़्यादा दुर्बल है तो वो कौन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं, तो उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था 2010 में। इससे पहले 86वां संविधान संशोधन 2002 में संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन ही नहीं,
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने का अधिकार है। जैसे अभी आपको बोलने का अधिकार है, कहीं घूमने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, अपने धर्म को मानने आचरण करने का अंतःकरण की स्वतंत्रता है, वैसे ही हर एक बच्चे को इस संविधान ने पढ़ने का अधिकार दिया है। लेकिन जमीन पे लागू होता है क्या? कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए अगर वो 6 से 14 वर्ष तक का है। ऐसा संविधान जो हमारा धर्म होना चाहिए ऐसा कहता है, लेकिन जमीन पर लागू नहीं है। फिर जब ये अधिनियम बनाया गया 2009 में, तो यह फिर ये जो 21 है ये क्या आया? जमीन पर आया। इसी अधिनियम के तहत हिंदी मीडियम मूवी देखे हो क्या? बड़े बड़े स्कूलों में 25% सीट किसको देना रहता है? गरीबों को। लेकिन उसमें भी काफ़ी धांधली हो जाती है। तो इसी अधिनियम के तहत था वो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत। उसमें जाते हैं, गरीब बनते हैं, वो देखे होगे, समझ रहे हो। तो ये सारी अभी शिक्षा तो पहले ही पढ़े। सबसे पहला क्या था? ग्रामीण विकास की गतिविधियां में साक्षरता था कि नहीं? इसके बिना जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था या जो भी अभी देखो, आज तक ग्रामीणों का विकास के लिए इतनी सारी स्कीम पढ़े, लेकिन आज तक अपने लक्ष्य को पा पाए हैं क्या? अभी भी नहीं हुआ है वो लक्ष्य की पूर्ति, बोलो। तो यही सब फेस आपको करना पड़ेगा वहां जाकर, अगर आप बनते हैं तो एजुकेशन मस्ट है किसी भी स्कीम को लेके। एजुकेशन नहीं थी, अभी आप विश्लेषण पढ़ेंगे आज तक के ग्रामीण विकास का, तो उसमें मेन समस्या क्या है? तो एजुकेशन में भी और ज़्यादा समस्या किसकी है? तो नारी की, नारी शिक्षा का। तो ये सारे एक्ट भी आप लोग लिख लें।